वेलकम टू SJI ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, आपने हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार में आपने व्यंजन के भेदों को पढ़ा। इसके साथ साथ व्यंजन के जो और अन्य भेद थे उनको भी पढ़ा। कौन कौन से थे? संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। अब मैं आज आपको उच्चारण के आधार पर, जैसे श्वास वायु के आधार पर या फिर आपके प्रयत्न के आधार पर जो और वर्ण उच्चारित होते हैं उनको मैं समझाऊंगी। तो उसमें सबसे पहले है उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण करते समय सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती है। किसी में कम तो किसी में अधिक होती है। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं ये समझिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है वे व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पर वर्ग शब्द जो आया मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण मतलब अक्षर होते हैं। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का, जैसे का अगर वर्ग है तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा। अगर का वर्ग है तो पहला का होगा और दूसरा गा होगा और पांचवा ड़ा होगा। तो प्रत्येक वर्ग का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, फिर उसके बाद टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन तथा इसके साथ साथ ड़ा या रा, ला व वर्ण आते हैं। अर्थात जो अल्प प्राण व्यंजन है इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तो आएगा ही, उसके साथ साथ आपको ड़ा या रा, ला व वर्ण भी आएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है दूसरा महाप्राण व्यंजन। जैसा कि अल्प से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, अल्प मीन्स कम ध्वनि और महाप्राण मीन्स होती है ज्यादा ध्वनि। तो देखिए क्या है महाप्राण व्यंजन? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में क्या था? पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण व्यंजन में क्या है कि इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन तथा ड़ा, शा, सा, शा, हा वर्ण आते हैं। तो महाप्राण व्यंजन में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन के साथ साथ ड़ा, सा, शा, हा वर्ण भी आते हैं। इसके बाद है प्रयत्न के आधार पर। जब हम वर्ण को बोलने का प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्न के आधार पर क्या है? स्वर यंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अघोष वर्ण और दूसरा सघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और सा, शा, सा वर्ण आते हैं। कौन कौन से? अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और सा, शा, शा वर्ण आते हैं। इसके बाद है अघोष वर्ण के बाद सघोष वर्ण। सघोष वर्ण क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है
उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा ड़ा या रा, ला, वा वर्ण आते हैं और हा वर्ण भी इसी में आता है। सभी स्वर भी सघोष वर्ण कहलाते हैं। जो आ से लेकर आपके ओ तक जितने 11 स्वर हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि मतलब जो स्वर तंत्रिका उसमें ध्वनि के जो निकलती है उसमें कंपन होता है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। बच्चों मैं इसे पुनः दोहराऊंगी, ध्यान से सुनिए। उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है? उच्चारण करते समय हम सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो प्रत्येक स्वरों में या जो व्यंजन का उच्चारण करते समय जो हम उच्चारित वर्ण बोल रहे हैं उसमें क्या होता है कि श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती है। किसी में कम तो किसी में ज्यादा, अधिक अर्थात ज्यादा श्वास की मात्रा होती है। तो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण देखिए क्या है कि अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा, जब हम उच्चारित करते हैं उन वर्णों को बोलते हैं तो उन्हें बोलते समय कम मात्रा में वायु का प्रयोग होता है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण आते हैं तथा इसके साथ साथ ड़ा या रा, ला, वा वर्ण भी आते हैं। इसके साथ तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आते हैं व्यंजन तथा इसके साथ साथ ला या रा, ला, वा वर्ण भी आते हैं। किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके बाद है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा, क्योंकि जो अल्प प्राण है उसमें क्या आ रहा? पहला, तीसरा और पांचवा। अब इसके बाद जो महाप्राण व्यंजन है इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका दूसरा व चौथा व्यंजन तथा इसके साथ साथ ड़ा, शा, सा, सा, हा वर्ण भी आते हैं। इसके अंतर्गत महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत। इसके बाद है प्रयत्न के आधार पर। अब हम प्रयत्न के आधार पर जिन व्यंजन का उच्चारण करते हैं उन्हें देखिए। स्वर यंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो भेद? पहला अघोष वर्ण और दूसरा सघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और श, सा, सा वर्ण आते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इसके बाद है सघोष वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा ड़ा या रा, ला, वा वर्ण और हा वर्ण आते हैं। सभी स्वर भी सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों इनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण करते हैं, अर्थात जब हम शब्दों को बोलते हैं तो उनमें बोलते समय हमारी स्वर यंत्रिका में जो कंपन होता है या जो हम वर लगाते हैं बोलने में, जो हमारे कंठ से होकर
करके, तालु से स्पर्श होकर के जो भी व्यंजन बाहर आते हैं तो वह क्या उच्चारण के आधार पर, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनके आधार पर हम शब्दों को बोलते और समझते हैं। तो बच्चों आज आप उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं तथा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं इनको पढ़ करके समझेंगे तथा उच्चारण करके इनका आप प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain the remaining paragraph of the chapter second, a lesson that lasted a lifetime. The remaining part, that means last paragraph of this lesson. So be ready and try to open your book, page number 19. Try to understand difficult words, meanings, note them down by pencil. The block of ice, students, last paragraph. The block of ice, that was my heart, my young heart. Narrator यानी छोटी लड़की कह रही है, क्या कह रही है? द ब्लॉक ऑफ आइस. ब्लॉक ऑफ आइस मीन्स बर्फ के टुकड़े, बट हियर इट रेफर्स टू इमोशंस, फ्रोजन इमोशंस. उसकी जो इमोशंस फ्रोज हो चुकी थी, वो फीलिंग्स या वो भावनाएं जो फ्रोजन हो चुकी थी, वो स्टार्टेड मेल्टिंग, पिघलने लगी. Instantly at once, तुरंत ही. And my shoulders rose back to their full height. और उसके जो कंधे झुके हुए थे. Because she was extremely upset. She thought that even her favorite English teacher would also start scolding her. She thought that her English teacher would never scold her. But it happened. She thought that it was beyond her imagination. When she was called by her English teacher and said that she was the best student, she was encouraged. तो क्या होता है? The block of ice, जो उसके अंदर की फीलिंग्स थी वो मेल्ट करने लगती हैं तुरंत ही, और उसके जो झुके हुए कंधे थे, दैट मीन्स शी वाज फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस, शी वाज एक्सट्रीमली अपसेट, बट नाउ ही हैज एनफ करेज. एंड फिर क्या होता है? आई एम श्योर द स्माइल आई गेव दैट वुमन मस्ट हैव बीन द वाइडेस्ट. और उस छोटी लड़की ने यानी नरेटर ने एक स्माइल दी. दैट मीन्स शी स्टार्टेड स्माइलिंग. और ये स्माइल क्या कह रही है? आई गेव दैट वुमेन. अपनी इंग्लिश टीचर के लिए मुस्कुराते हुए जब इस छोटी लड़की ने खड़ी हुई और कहा, तो क्या सोच रही है कि ये उस स्माइल मस्ट हैव बीन वाइडेस्ट, ये बहुत अच्छी होगी. वाइडेस्ट मीन्स चौड़ी, का मतलब वेरी गुड स्माइल. सी हैड एवर सीन, शायद ऐसी स्माइल उसने पहले कभी ना देखी हो. आई फ्लोटेड थ्रू द रेस्ट ऑफ द डे. वो सारे दिन, फ्लोटेड दैट मीन्स वेंट इनटू इमेजिनेशंस. सी वाज लॉस्ट इन इमेजिनेशन. सारे दिन वो भावनाओं में बहती रहती है, तैरती रहती है. The delighted and delighted by her thoughtfully chosen words. और जो उसने thoughtfully का मतलब होता है cleverly, wisely,
चूजन मीन्स सेलेक्टेड, जो उसने बहुत ही वाइजली वर्ड्स सेलेक्ट किए थे, उस वर्ड से उसको आनंद मिलता है। ये सब सोच करके वो सारे दिन बहुत प्रसन्न होती है, भावनाओं में तैरती रहती है ना। द लिटिल गर्ल वॉज लॉस्ट इन द cheerful ideas whole day as he heard some soothing or pleasing words from her English teacher, though she didn't expect it. Although English literature was her forte, although यद्यपि English literature राइटर के लिए English literature was her forte, forte means specialty, English literature उसकी बहुत ही मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था। दैट डे मिस मैकवी टाट मी, और स्पेशली उस दिन जो मैकवी ने उसको पढ़ाया सिखाया। परहैप्स द होल क्लास, शायद संपूर्ण क्लास के लिए। अ लेसन दैट आई हैव नेवर फॉरगॉटन, यानी जो लेसन उसकी इंग्लिश टीचर ने मैकवी ने उस दिन उसे पढ़ाया या सारी क्लास को पढ़ाया, शायद ये सीख, ये मैसेज वो अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएगी। द नरेटर सेज दैट ऑल्दो इंग्लिश लिटरेचर वाज हर फेवरेट सब्जेक्ट एंड मिस मैकवी वाज हर फेवरेट इंग्लिश टीचर, but she says that the lesson that was taught by her to that day, not only to her but to the whole class, would never be forgotten by her. She would keep it remembering. It was a very special day for her. She taught me that one kind word in a time of need. नरेटर कह रही है कि मिस मैकवी ने उसे एक ऐसा काइंड वर्ड सिखाया, कुछ ऐसी काइंडेड थिंग्स उसे सिखाई इन अ टाइम ऑफ नीड, यानी जब उनकी बहुत जरूरत थी। मिस मैकवी ने उसे उस समय हमदर्दी दिखाई, सिंपैथी दिखाई उसके प्रति, जब उसको इस सिंपैथी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कैन लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये हमदर्दी, ये लेसन शायद उसके जीवन में हमेशा रहेगा। दैट मीन्स द लेसन दैट वाज टॉट बाय मिस मैकवी, हर इंग्लिश टीचर, वुड रिमेन विद हर थ्रू आउट हर लाइफ। She would never forget that memorable day of his life. It would always be with her. Indeed, her thoughtful words, in fact, वास्तव में उसके जो ये kind hearted words थे, Miss McVie used some sympathetic words. She was extremely compassionate to the narrator. She had shown sympathy in the need of time when she needed it most. Okay? तो कह रही कि her thoughtful words strengthened. उसके जो ये thoughtful words थे, merciful words थे, strengthened means होता है made it strong, मजबूत कर दिया। अ पार्ट ऑफ माई सोल, यानी उसकी आत्मा को मजबूत कर दिया। द नरेटर एक्सप्लेन्स आउट हियर दैट द मर्सीफुल वर्ड्स यूज्ड बाय हर इंग्लिश टीचर मिस मैकवी, दैट मीन्स मर्सी सोन बाय हर, वुड रिमेन विद हर ऑल हर लाइफ, एंड इट वुड make her soul strong. It would provide her an inspiration. It would be inspiring, and that has never been weakened by anyone or anything since. और ये ऐसे शब्द थे जो जीवन में कभी भी
किसी चीज ने या किसी व्यक्ति ने वीकेंड मीन्स मेक हर वीक, यानी फिर जीवन में वो कभी भी इतनी निराश या वीक फील नहीं करती है, क्योंकि मिस मैकवी के द्वारा वो काइंड हार्टेड वर्ड्स उसको स्ट्रांग करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं। द नरेटर एक्सप्लेन्स आउट दैट द वर्ड्स ऑफ सिंपैथी kept on inspiring her whole life whenever she felt any kind of nervousness. She remembered those words, and those words inspired her, and she never felt any kind of weakness in her heart. That means these words proved to be a very great source of inspiration. It was a great lesson for the narrator. That lesson would never be forgotten by the narrator. Okay, students, your second lesson is over. Okay, so you have to prepare all the exercises given in the back side of this chapter. You have to do every work, even grammar work, like message notice that are given on page number 24 and 22. Okay, notice number page number 24 there is notice, and page number 25 there is also a notice. You have to do it in your English language notebook. Okay, and I will also provide, probably you have written first and second chapter in your fair notebook of literature, but once again I will provide you PDF of these two chapters. Okay, thank you for attending the class. Good morning, students. I welcome you all to the online class of SGI. In the last class, we have completed till question number 6 of exercise 2A. Today we will be starting with question number 7. So this is question number 7, which says x to the power p upon x to the power q whole to the power r, x to the power q upon x to the power r to the whole to the power p into x to the power r upon x to the power p whole to the power q, and you have to prove that this is equal to 1. So like always we will be starting with LHS, left hand side. You all know that जब ब्रैकेट के बाहर पावर होती है तो वो अंदर आकर के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो दिस पावर विल कम इनसाइड एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ द पावर्स, x की पावर p से भी r मल्टीप्लाई होगा और q से भी r मल्टीप्लाई होगा। तो you will get x to the power pr upon x to the power qr। मल्टीप्लाई सिमिलरली यहाँ पे भी होगा x to the power qp and x to the power pr, then multiply similarly here x to the power qr upon x to the power pq. Now we can clearly see that all these terms are in multiplication, but अगर एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे तो देखिए क्लियरली सी, देखिए यहाँ पे x to the power qr है और यहाँ पे भी x to the power qr है। ऐसे ही यहाँ पे नीचे x to the power pr है, ऊपर पे x to the power pr है। ऐसे ही x to the power pq यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी qp बोलो या pq दोनों है, ठीक है। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि जब भी सेम रेशियो और डिवीजन हो रहा हो तो पावर्स ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कन्वीनियंस के लिए आप ये कर सकते हो कि सेम pr के नीचे pr को लिख दो, सेम qp के नीचे qp लिख दो और सेम qr के नीचे qr लिख दो, ठीक है, क्योंकि आपस में अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम स्किपिंग दैट स्टेप, डायरेक्टली कर सकते हैं ना। x टू द पावर pr है और यहाँ पे भी नीचे pr है, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है।
देन मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर qp है, नीचे भी qp है ना, तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर qr है, ऊपर भी नीचे भी x टू द पावर qr, ये ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा qr, ठीक है। यू नो दैट pr minus pr will give us 0, that is x to the power 0, यहाँ से भी सेम टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे तो पावर 0, that is x to the power 0, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से भी x to the power 0, एंड यू नो दैट 0 पावर किसी की भी होती है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, तो इट विल गिव अस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल टू 1, और y किसके बराबर है, RHS के इक्वल है, ठीक है। तो दिस इज सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। मूविंग फर्दर, तो क्वेश्चन नंबर 8 इट इज आल्सो सेइंग शो दैट मींस अगेन यू हैव टू प्रूव सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 8 देयर आर टोटल 4 पार्ट्स, और इन सभी पार्ट्स में आपको एक फार्मूला यूज करना है, दैट इज a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, ठीक है। In all the 4 parts of this question number 8 you have to use this formula, ठीक है। चलिए, so I am doing starting with part number 2. In part 2 of question number 8 it is being said x to the power a upon x to the power minus b whole to the power a minus b multiply x to the power b upon x to the power minus c whole to the power b minus c, then multiply x to the power c upon x to the power minus a whole to the power c minus, ठीक है, and you have to prove that this is equal to 1. So here you can clearly see that सबसे पहले आप काम पे ये कर सकते हो कि ये जो नेगेटिव पावर है इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, बिकॉज सेम बेस है x है, ठीक है, और डिवीजन का साइन है तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो, यहाँ पे भी यही करेंगे और यहाँ पे भी यही करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमें इन चारों पार्ट्स में इस फॉर्मूले का यूज करना है, that is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, and you know that जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो बनाएगी a plus b, और बाहर पहले से मौजूद है a minus b, तो कुछ वैसा ही नजर आ रहा है जैसा फॉर्मूला हमें यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट, है ना, देखते हैं क्या होता है। तो LHS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस विल गो अप, तो इट विल गिव अस x to the power a minus and then minus b whole to the power a minus b, क्लियर, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है तो ये माइनस भी है, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होना है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो पहले ये होगा, देन मल्टीप्लाई बाय इट विल बी x to the power b then minus c whole to the power b minus c, ठीक है, then multiply it will be x to the power c minus a whole to the power c minus a, ठीक है। अब ये आपस में सॉल्व हो जाएगा a minus b, और तो ये हो जाएगा a plus b और ये बाहर a minus b, तो इट विल गिव अस x to the power a plus b और बाहर कितना है a minus b, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई x to the power b plus c और बाहर कितना है b minus c, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय x to the power c plus a और बाहर है c minus a, ठीक है। नाउ यू नो दैट कि जब ब्रैकेट्स के बाहर जो पावर होती है वो अंदर वाली पावर से आकर के क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होगी तो हम लोग देख सकते हैं x to the power a plus b into a minus b, ठीक है, तो अंदर ये पावर पूरे से मल्टीप्लाई होगी तो वी कैन राइट x to the power a plus b अंदर पावर है और बाहर पावर a minus b है, दोनों पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो वी कैन राइट लाइक दिस, मल्टीप्लाई x to the power b plus c into b minus c, similarly multiply that x to the power c plus a
इंटू सी माइनस ए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक, नाउ मूविंग अहेड, अब इसको पता है आपको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब इसको चेंज करके आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। यू कैन राइट हियर x टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर यहां से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, बाकी का पार्ट मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो सेम बेस x x एंड x, सेम बेस और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब सारी पावर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इट विल गिव अस x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है कि सारी पावर्स ऐड हो गई। क्या क्लियरली सी, ये प्लस a स्क्वायर है, ये माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड प्लस c स्क्वायर, पावर हो गई 0, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और यही किया है अच्छे से। सो दिस इज नाउ प्रूव्ड कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो सिमिलरली आपको बाकी क्वेश्चंस में भी अप्रोच करना है इसी तरीके से। ठीक है, now let's move to question number 8, second part. Question number 8, second part, sorry fourth part, second बता दिया ना। Similarly यहाँ पे भी ऐसे ही है, it is written x to the power a square upon x to the power b square whole to the power 1 upon a plus b। ठीक है, then multiply x to the power b square upon x to the power c square whole to the power 1 upon b plus c, then multiply by x to the power c square upon x to the power a square whole to the power 1 upon c plus a। ठीक है, और इसको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, इसमें कोई आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे अप्रोच इसको करना है, पूरा सॉल्व मैं नहीं करूंगा। आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। ठीक, तो पहले क्या करोगे, वही प्रोसेस करेंगे, ये b स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओगे ना, क्योंकि सेम बेस है और डिवीजन हो रहा है, तो b स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो पावर हो जाएगी x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे यहां पे हो जाएगा x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सिमिलरली यहां हो जाएगा x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, और आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो आएगा x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन a प्लस b, इसको आप क्या लिख सकते हो x टू द पावर a प्लस b इंटू a माइनस b, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है, और होल टू द पावर कितना है a प्लस b। ठीक है, और जब ये अंदर आएगी पावर्स मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला a प्लस b और ये वाला a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x टू द पावर a माइनस b, यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा x टू द पावर b माइनस c, और यहाँ से बचेगा x टू द पावर c माइनस a। फिर वही करेंगे सेम बेस, तो सारे पावर्स को ऐड करोगे, और सारे पावर्स को ऐड करोगे तो सारे पावर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर 0 बचेगा, और वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। यू विल गेट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बगल में भी सॉल्व करके ट्राई करना है। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says, this is last question of this class. Question number 9 says, x to the power a upon x to the power b whole to the power a square plus ab plus b square, then multiply x to the power b upon x to the power c whole to the power b square plus bc plus c square
मल्टीप्लाई x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a होल टू द पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, और प्रूफ करना है किसके इक्वल, 1 के इक्वल अगेन इसको प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला है दूसरा यूज होगा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक। फिर से स्टार्ट करते हैं वही चीज, सेम बेस है, ब्रैकेट के अंदर है तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, x टू द पावर a माइनस b होल टू द पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इजंट इट। फिर यहाँ पे वही करेंगे, सेम बेस, डिवीजन, पावर, सब्ट्रैक्ट, दैट इज x टू द पावर b माइनस c होल टू द पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी पावर ऊपर जाएगी, इट विल गिव अस x टू द पावर c माइनस a होल टू द पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, है ना। रिमेंबर हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग LHS। अब पहले मैंने बताया इतनी बड़ी वैल्यूज को, इतनी बड़ी वेरिएबल्स को देख करके डरना नहीं है ना। पहले बताया मैंने कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर होगी वो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो आएगा x टू द पावर a माइनस b एक पावर है और अगली पावर है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन x टू द पावर b माइनस c मल्टीप्लाई b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर c माइनस a एंड c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ना। अब आप पहले देख चुके हो कि a माइनस b एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर दूसरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, तो मैकेनिकल क्या आता है, a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका मतलब इस पूरे के बदले आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब माइनस b क्यूब लिख सकते हो। यू कैन राइट x टू द पावर a क्यूब माइनस b क्यूब, देन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे bc है, तो b क्यूब माइनस c क्यूब, तो दैट x टू द पावर b क्यूब माइनस c क्यूब। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर, यहाँ पे क्या है, c है और a है, तो इट विल गिव अस c क्यूब माइनस a क्यूब, ठीक। फिर से वही चीज इधर आके सॉल्व करते हैं, सेम बेस, मल्टीप्लिकेशन, तो सारे पावर्स ऐड, है ना। तो इट विल गिव अस x टू द पावर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब, है ना। ये प्लस का a क्यूब माइनस का a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब, है ना। You will get x to the power 0 and you know that x to the power 0 is equal to 1, और वही किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेस क्लास, वी विल बी डूइंग फर्दर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Hello students, today we will start chapter number 2 of your book, which is physical quantities and measurement. Physical quantities and measurement, in which our first topic is density. So students, what is density? First see the definition of this. The mass per unit volume is density. Let's understand it with an example.
These are, this is a cube and this is a two position of a single cube. Okay students, in first condition there are only five things are kept in it, but in next condition there are 9 things kept in it. Okay, so its density is less and its density is high. Okay students, the mass per unit volume is density. You can say how many mass are kept in it. And there is less mass and there are more masses kept in it, so its density is more and its density is less. You have also heard about population density. What is population density? The number of people living per square kilometer area is called population density. Okay students, now we will understand what is the unit of density. Okay students, the SI unit is kg per meter cube. Okay, and in CGS system its unit is gram per centimeter cube. Okay, now see what is SI system and CGS system. Students, first see what is the full form of CGS system. CGS means centimeter, gram and second. Okay, in this system the length will be measured in centimeter, the weight will be measured in gram and the time will be measured in second. And in SI system, SI stands for standard, but it's for India SI unit is MKS, and MKS stands for meter, kg and meter, kilogram and second. Meter, kilogram and second. It means the length will be measured in meter, weight will be measured in kilogram and time will be measured in second. Okay students, so this is the everything about density. Now we are going to solve some numericals based on density. Okay, so students, our first numerical is question number 13 of your study questions, which says a piece of wood of mass 150 gram. What you have to do is first pause the video and solve this numerical by yourself, and then if you have any problem then continue it. Okay students, first question is a piece of wood of mass is 150 gram. 150 gram, its mass is given, and volume equal to 200 centimeter cube is given, and we have to find density. And in A part we have to find in CGS system, and in B part we have to find it in SI system or MKS system. Okay students, now we are going to solve this numerical. We know the formula of density. Density equal to mass divided by volume. Mass divided by volume. Okay students, so here mass is given 150 gram and volume is 200 centimeter cube. This is gram, this is centimeter cube. When we divide it, you will find cut it 5 3 are 5 4 ja 3 by 4, and when you divide it, this is 30 by 4, so it will what it comes 0.75 gram per centimeter cube. Okay students, so this is the answer in CGS system, but this is answer for A part, and in B part we have to find this answer in CGS system. So we know in CGS system
this is centimeter, gram and second, but in MKS or SI system this is meter, kg and second. So we have to convert this gram into kg or this centimeter into meter. Okay, so we know 1 gram equal to 1 by 1000 kg and 1 centimeter equal to 1 by 100 meter. Okay, but note that there is centimeter cube, not a single centimeter. So we cube in both sides. This is 1 centimeter cube and this is 100 multiplied by 100 multiplied by 100 meter cube. Okay, so we will put these values in place of gram and centimeter. In case of gram we put 1 by 1000 and in centimeter cube we will put okay, so this is kg per meter cube. Now this 30 will cancel this 30 and 1, 2 and 3. This is kg per meter cube. Now multiply this 750 kg per meter cube. This is the answer of B part. Okay, this is the density of wood. Now this is your answer, 0.75 gram per centimeter cube and 750 kg per meter cube. Okay students, now we will solve the second numerical. What the second numerical says? Question number 14. 5 liter of kerosene oil is found to weigh 4.40 kg. Find the density of kerosene oil in CJ system and SI system. 5 liters of kerosene oil. Volume is given. Volume equal to 5 liters. Found to weight. Weight means mass. Is given equal to 5 liters of kerosene oil is found to weight 4.40 kg. Find the density of kerosene oil in CJ system and SI system. Students, in SI system we know the formula, we know the unit of density is kg per meter cube, gram per centimeter cube, and in SI system it is kg per meter cube. But here volume is given in liters, so you need to remember one formula: 1 liter equal to 1000 centimeter cube. Okay students, 1 liter equal to 1000 centimeter. So students, we know 1 liter equal to 1000 centimeter cube. So 5 liter will be 5000 centimeter cube. So this is the volume of what is given, 5 liter of kerosene oil. This is the volume of kerosene oil. Now first we will find the answer in CJ system. So density equal to mass divided by volume. The value of mass is 4.40 kg and volume is 5000 centimeter cube. But in CJ system the unit of density is gram per centimeter cube. So we will convert this kg into grams. Okay, so we will simply multiply by 1000 and it will be gram. Okay students, this 1000 will cut this, okay, and 4.4 divided by 5. Okay, when you divide it you will find 0.88 gram per centimeter cube. So this is the answer of part A. Okay, 0.88 gram per centimeter cube. In B part we have to find in SI system or MK system. In our last numerical we know we have to simply multiply it by 1000, then it will be kg per meter cube. Okay, now this will be 880 kg per meter cube. Okay students, now your numerical is solved and this is the right answer. Okay students, now we will solve question number 15. So students, question number 15 and 16 are same like
question number 13 and 14. Now you have to do question number 15 and 16 by yourself, and the example of numericals, question number first, second and third you have to do by yourself. Okay students, so you have to do only 5 numericals. Okay students, if there is any problem you can message me, I will provide you a video solution. Okay, thank you students for today's class. Student, welcome to my online classes for chemistry subject and classes 8. Today we do next exercise. What exercise? Statement given below are incorrect. These statements are incorrect. Write the correct statement. बच्चों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमको इनको करेक्ट बनाना है. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इनको करने से पहले एक बार मैं फिर रिवाइज करवा रही हूँ. व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? Physical change is a type of change in which no new substance is formed. It can be reversed in their previous position, and little bit amount of energy takes place during the changement. And chemical process is a type of process in which new substance is formed and it cannot be reversed in their previous position, and lot of amount of energy required during the process. Okay, the first statement is the heat energy supplied during a physical change is utilized to change the composition of molecules of a substance. इसका मतलब है कि हीट एनर्जी, जब हम फिजिकल चेंज में जो हीट एनर्जी लगती है, क्या वो मॉलिक्यूल के कंपोजिशन को चेंज कर देता है? तो इसका आंसर तो रॉन्ग है. ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूल का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है. तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसको करेक्ट बनाना पड़ेगा. द हीट एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज इज यूटिलाइज्ड टू चेंज द कंपोजिशन. यहाँ लिखेंगे इज नॉट. आप लोग आंसर में यहाँ पे क्या लगा देंगे? नॉट. इज नॉट यूटिलाइज्ड द चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्या है? ए केमिकल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स्ड. तो आप यहाँ लिखोगे ए केमिकल चेंज कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो, इट इज केमिकल चेंज. यहाँ पे क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन में जो एक बार आयरन में रस लग चुका है तो वो बाद में वैसा एज सच हमको वापस नहीं मिलेगा, इन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो केमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो डज नॉट गोइंग टू बी देयर प्रीवियस पोजीशन, बट फिजिकल तो रिवर्ट हो जाते हैं. क्या लिखा था? रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रोसेस. तो हम लोगों ने फिजिकल को यहाँ पे फिजिकल के प्लेस पे क्या आना चाहिए? केमिकल. सेकंड वाले में क्या है? केमिकल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स्ड. केमिकल चेंज तो कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड. इजीली रिवर्स वो होता ही नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे नॉट करना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज. दीस थ्री स्टेटमेंट आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट और हम लोगों ने इसको करेक्ट बनाया है. तो ये एक्सरसाइज अपनी आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Today we will discuss about the artificial method of vegetative propagation. Students, what is artificial method of propagation? Vegetative propagation. You know that vegetative propagation is very important and widely distributed method. It is very fast method of growing new varieties, new plants. So this method is carried out or adapted by human beings. This vegetative propagation method is adapted by human beings. So the students, those method which are carried by human beings, those vegetative propagation which is carried out by human beings is called artificial vegetative propagation. So in this method there are several types of method, like first is cutting, second is layering, third is grafting, fourth is tissue culture. So we will talk with the first letter, start with the first method, cutting. Cutting is also two types. First is stem cutting, second is root cutting. First we will discuss about the stem cutting. So students, in some plants
the stem is cut from the main plant with the bud. Means a part of the stem is cut, in which the bud is also present with the main plant, and this part is buried in soil. After some days, you will see that the roots are developed at the lower end of this stem, and leaves are arise where the buds is present. Leaves are arise. So after few days, a new plant arises from this stem cutting. This is the method of cutting, stem cutting. This is mostly generally seen in rose, sugarcane, etc. In these plants, the new plant is arise from the stem cutting. Second is the root cutting. In some plants like lemon, tamarind, the root of these plants are cut and buried inside the soil. And after some days, the root grow and the shoot part is also grow from these roots. So this is the method of root cutting. It is mostly seen in lemon, tamarind, etc. Next is layering. Students, in some plants, the lower, this is the plant. So in some plants, the lower branch of a plant is bent down like this, and it touches the soil. This is the ground and it touches the soil. So after few days, this part from this part the root is developed and it grow in the upward direction, and because it is a part of the parent plant, so it is bent down, and when it touches the soil, moist soil, the roots develop. From this place a new plant arises. Sometimes it becomes detached from the plants. Okay, so this is the method of layering. It is generally seen in jasmine and strawberry. Next is grafting. So students, grafting is a technique by which a new features of a plant, means the desirable features or new features are developed by this method. It is generally seen in mango. So in this method, cutting a part which is cut from the stem of a plant is called cycon, and the lower part of the another plant is cut is called stalk, and this stalk, the upper part of a plant is cut is called cycon, and the lower part of another plant is cut is called stalk, and both the cycon and stalk are bind together. There is obligate cut and these are bind together and tightly bind. After some time, both the parts are joined and the new features, the plant has a new features, new characteristics. Because this plant have the different characteristics, this plant has the different characteristics, but when the new plant arises, it has both the characteristics. It has the characteristics of both the plants. So new characteristics are developed by this method. This is the grafting. This method is called grafting. When we take the stalk of a plant and we take the cycon part from another plant, and by binding those two parts together, a new plant arises with the common characteristics, with the new characteristics of both the plant. This technique is called grafting. It is generally seen in mango or to develop of new varieties. Next is tissue culture. Next is tissue culture. In this method, we take the tissues from the growing tip of a plant, and then by taking these tissues, we put these tissue in a nutrient medium, means those medium which has a sufficient quantity of hormones and nutrition which are required for the plant for growing, for their growth. Those hormones and nutrients are present in this medium, and tissue are put in this medium and grow. Then the undifferentiated, unorganized mass
unorganized structure is developed is called, this mass is called callus. The undifferentiated unorganized mass structure is developed is called callus. This callus is now transferred into another medium where we provide the germ-free environment, and there these callus grow into the plantlets. These callus grow into the plantlets, and these plantlets now transfer into the another pot or in a soil where a new plant is grown. A new fully developed plant is grown from these plantlets. So this is the method of tissue culture. Generally we are starting to growing these plants in a laboratory. So the plants which are growing by this technique is a disease free, because we are growing in a laboratory and we are providing a germ free environment. So those plants are basically germ free and disease free, germ free or disease free. And these are mainly used, this technique is mainly used for the decorative plant, because the decorative plant is very beautiful and they are mostly disease free. So this technique, this tissue culture technique is also called micro propagation. This is also called micro propagation. Okay students, so from by this topic this chapter is finished, this unit is finished. Unit first, reproduction in plant is finished. Now we will start the second unit of sexual reproduction in plants. The unit 2 is sexual reproduction in plants. Okay students, so what is sexual reproduction? Where the two parents are required, two parents are involved, one is male and other is female. That type of reproduction is called sexual reproduction, in which two parents are involved, means one is male and other is female. Two types of reproductive cell is called gamete. What is gamete? The sex cell or reproductive cell is called gamete, and gamete is formed by the reproductive organ of two parents, means one male and other is female. The male reproductive organ, the reproductive organ of a male plant is called male reproductive organ, and the reproductive organ of a female plant is called female reproductive organ. So the gamete is formed by the reproductive organ of a male and female. So students, the male gamete means it is formed by the male reproductive organ of a plant. And what is the male reproductive organ of a plant? Is a stamen. Stamen is the male reproductive organ of a plant. Male reproductive organ of a plant. And this stamen consists of pollen grains. The structure of stamen is like this. This is a filament and this is the anther. This is filament and this is anther. And inside the anther there are pollen grains. Inside the anther there are pollen grains. These pollen grains consist of male gamete. So this male gamete is formed by the male reproductive organ stamen. Stamen consists of filament and anther. Inside the anther there is a pollen grains. Pollen grains consist of male gamete. Same in female gamete. The pistil or carpel. Pistil or carpel is the female reproductive organ of a plant. Female reproductive organ of a plant. And the structure of pistil or carpel is like this. This is stigma. This is style. And this is ovary. The plate-like structure is called stigma, a tube-like structure is called style, a swallow and basal part is called ovary. Inside the ovary there is ovules. Inside the ovary there is ovules. And ovule contain a egg cell. Ovule contain egg cell. This egg cell is called female gamete. So now you can understand that how the male and female gamete are formed. Okay students? So students, the fusion of male gamete and the female gamete is called fertilization. Is called fertilization.
The male gamete and female gamete. The fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. And after fertilization, after the fusion of male and female gamete, a single cell is formed. Is called zygote. The single cell which is formed after the fusion of male and female gamete is called zygote. Students, before starting the sexual reproduction, we will discuss about the structure of a flower. This is the structure of a flower. So students, a flower consists of 4 holes. A flower consists of 4 holes. First is calyx. The first hole is called calyx. Second hole is corolla. And third hole is androecium. And the fourth hole is gynoecium. First hole, calyx, contains sepals. What is sepals? When a flower is in bud stage, the outer covering, outer leaf-like structure. You can see here the outer leaf-like structure of a flower. When the flower is in bud stage, the sepals protect the flower when it is in bud stage. So the outer leaf-like structure of a flower is called sepals, and the main function of the sepal is to protect the flower when it is in bud stage. And the lower portion, a stalk-like structure, is called pedicel. When you pluck a flower, you can hold the flower by the pedicel. Where you hold the flower? By the pedicel. So this stalk-like structure is called pedicel. And second hole consists of petals. Second hole is corolla, which consists of petals. This is the petals. These leaf-like structure is called petals. Petals are mostly bright color and centered part of a flower. Because of the petals, the flower look very beautiful because it's different color. Because of the petals, the flower are of different color like in purple, yellow, pink, red. These color of flower is of because of petals. So the main function of the petal is to attract the insect for pollination, and it gives the bright color to the flower. It is a scented part. So this is the function of the petals. The third hole is androecium. It contains male reproductive organ. And what is the male reproductive organ of a flower? Is the stamen. It consists of stamen. This androecium consists of stamen. So student, this is the stamen. This filament, like a tube-like structure, is called filament. This is filament, and upper part of the filament is the anther. Anther encloses the pollen grains. Means pollen grains are present inside the anther. Next, the fourth hole of a flower is the gynoecium. It consists of, it is also called female reproductive organ, and the female reproductive organ of a flower is pistil. Is called pistil or carpel. So students, fourth hole is a pistil. Fourth hole is a gynoecium, which consists of pistil or carpel. It is a female reproductive organ of a plant. The structure of pistil or carpel is this. The upper flat portion is the stigma, and the next tube-like structure is called style. The swollen basal part is the ovary, and ovary consists of ovules. This is the ovules. Inside the ovule there are egg cells, which is called female gamete. So this is the structure of a flower. So student, next is unisexual flower and bisexual flower. What is unisexual flower? Uni means one. When the flower has only one part, means only the male reproductive organ or female, either the male reproductive organ or female reproductive organ is present, that type of flower is called unisexual flower. Means it has only the stamen or the carpel, means only one part, one reproductive organ, either the stamen or either the carpel is present. That type of flower is called unisexual flower. The example is jade palm, papaya, mulberry. These are unisexual flower because in these flower only one reproductive organ is present, either the carpel of pistil or the stamen.
means only if this part is present or this part is present. This type of flower is called unisexual flower. Second is bisexual flower. When both the reproductive organ, the male reproductive organ stamen and the female reproductive organ carpel is present, that type of flower is called bisexual flower. For example, pea, mustard, sunflower, these are bisexual flower because in these flower both the reproductive organ stamen and carpel are present. So this is a unisexual flower and bisexual flower. Students, that's enough for today. We will discuss the next topic in our next class. Thank you students. Have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture I have explained you Geography second chapter population dynamics for class 8 in which I have told you population density and the physical factors that affecting the population density. And now today I will continue the same chapter. So before starting the chapter I am giving you the revision of my previous lecture. So yesterday I have taught you population density. What do you mean by population density? The total number of people of a country in relation to its land is known as population density. तो बच्चों population density क्या होता है कि किसी भी कंट्री के टोटल लोगों की जो नंबर होता है उसको किससे रिलेट करना, उस पर्टिकुलर लैंड से जिसमें कि वो लोग रह रहे हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं कि जैसे इस लैंड में जितने लोग रह रहे हैं, किसी भी लैंड में जितने लोग रह रहे हैं, तो वो उस लैंड की क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी. तो उस लैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू इट्स ओन लैंड. इज इट क्लियर? द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज द टोटल population of a country upon total land area of a country. So on the basis of population distribution, the three main zones can be classified: the densely populated region, the moderately populated region, and the sparsely populated region. And now I already explained you physical factors affecting the population density. So there are so many physical factors that affect the density of the population, like relief, the shape and height of a land also affect the density of a population. Example, lowland which is flat attract high population. Example, Ganges Valley in India. And highland that is spontaneous attract low density population. Such as second factor is resources. Areas which are rich in resources have tend to be highly population density, and on the whereas areas with few resources tend to be low density population density. Now next, climate also affect the density of the population. Areas with temperate climate tend to be densely populated as there is enough rain and heat to grow crops. Example, UK. On the other hand, area with extreme temperature, very hot and cold, have tend to less populated region. Is it clear? So now next, human factors. Today I am going to describe human factors that affect the population density. So there are so many human factors that affect the density of the population. First, political. Countries with stable government tend to have a high population. तो जो कंट्रीज जिनमें स्टेबल गवर्नमेंट होती है, बार-बार सरकार नहीं बदलती है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, वो हाई पॉपुलेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. एग्जांपल, सिंगापुर. Unstable countries have tend to be low population. Now next, social factor भी अट्रैक्ट करता है. Groups of people want to live close to each other for security. मतलब लोगों का ग्रुप साथ रहना चाहता है, किस पर्पस से, सिक्योरिटी के पर्पस से, तो वो भी हाईली पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर. जैसे कि एग्जांपल यूएसए. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल प्रेफर टू बी आइसोलेटेड. और जो दूसरे लोग होते हैं जो आइसोलेटेड मतलब साथ रहना नहीं पसंद करते, तो दे हैव टू टेंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी. नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर. Good job opportunities encourage high population densities, particularly in large areas and MEDC and LEDC. तो इसका क्या मतलब होता है कि जो अच्छे
जॉब अपॉर्चुनिटीज और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को इंकरेज करती है, स्पेशली लार्ज सिटीज जैसे कि MEDC. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MEDC? मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, एंड LMDC लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री. तो पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज में MEDC में मतलब मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में भी और लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में ये सब चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं. कौन सी? गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, encourage high population density. Limited, on the other hand, limited job opportunities have tend to be low population density. So these are the factors that affect the population density. Physical factors like relief, resources and climate, and human factors like political, social and economic. And now my topic is overpopulation. The term overpopulation means to create a population for a given reason to support. तो बच्चों ये जो टर्म है overpopulation, इसका क्या मतलब है कि to create a population, तो population बहुत ज़्यादा होना for a given reason to support. कि मतलब जो given reason दिया गया, जो क्षेत्र दिया गया, उसकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना. It is the condition of having a population so dense. ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जनसंख्या क्या होती है, बहुत ही डेंस होती है. as to cause, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चों, environmental deterioration so and impaired quality of life. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चों, बहुत सी प्रॉब्लम कॉज होने लगती है, impaired quality of life हो जाती है और population crash होने लगता है. So there are too many people and not enough resources to maintain a reasonable standard of living in that particular region. तो बच्चों क्या होता है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा होते हैं. ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना, तो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उस हिसाब से रिसोर्सेज क्या होती है, लिमिटेड होती है. So it is very difficult to maintain a reasonable standard of living in that particular region. So there are 10 overpopulated countries in the world like China, India, United States, Indonesia, Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Russia and Japan. So overpopulated countries are not necessarily those with the highest population. China and India rank first. This is because overpopulation involves the strain that population growth has on the development of a country. तो बच्चों overpopulation में हमारा क्या इंडेक्स में क्या होता है, consideration of total population, land, area, food production, water resources and the total area under cultivation. तो overpopulation किस वजह से होता है कि मतलब वहाँ पे water resources कैसी है, वहाँ land कैसी है, वहाँ का area कैसा है, वहाँ food production कैसा है. तो these are the factors that affect population so much. So these areas are called overpopulated area. It measures the per capita consumption of renewable resources and the sustainability of a country on its resources. On the basis, many countries of Europe and Middle East rank among the top 20 overpopulated countries in the world. So what do you mean by overpopulation? The term overpopulation means to create a population for a given reason to support. It is a condition of having a population so dense as to cause environmental deterioration and impaired quality of life. So now student, causes of overpopulation. First है बच्चों decline in the death rate, मतलब मृत्यु दर में कमी. At the root of overpopulation is the difference between death rate and birth rate. तो बच्चों overpopulation का रूट क्या है, death rate और birth rate के बीच का difference. If the number of children born each year equals the number of adults that die, then the population will stabilize. मतलब क्या है कि जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं साल में, अगर उतने ही एडल्ट्स मर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, पॉपुलेशन स्टेबलाइज रहेगी. लेकिन अगर ऐसा हो गया कि मरने वालों की संख्या ज्यादा और जन्म लेने वालों की संख्या कम है, या जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है और मरने वालों की संख्या कम है, तो पॉपुलेशन का स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा. So it is very necessary to
death rate and birth rate. Is it clear? So this is the cause decline in the death rate. Now next is better medical facilities. Medical science made many discoveries thanks to which they were able to defeat a whole range of diseases. तो मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज कर ली है कि जिससे कि बहुत आसान हो गया है डिसीजेस को क्या करना, डिफीट करना. Illness that had claimed thousands of lives were cured because of the invention of vaccines. वैक्सीन, तो वैक्सीन के इन्वेंशन होने से बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल गया है. नाउ नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट. फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मतलब बच्चों फर्टिलिटी और बर्थ रेट. तो इससे क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से बर्थ रेट क्या हुई है बच्चों, बर्थ रेट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को बहुत ही इंप्रूवमेंट मिला है. तो विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मोर डिस्कवरीज इन medical science, it is possible for couples who are unable to conceive undergo fertility treatment methods and they have their own babies. तो इस मेथड से क्या हो जाता है कि उनको उनका ओन बेबीज मिल जा रहा है. तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि इस चीज से क्या उनको प्रॉफिट हो रहा है कि they are able to conceive. The women who are not able to conceive their own babies with this treatment, with this fertility treatment, they get their own babies. So today there are effective medicines which increase the chance of conception and lead to in birth rate. तो इस समय बहुत सी ऐसी medicines आ गई हैं, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो क्या करेंगे बच्चों, which can increase the chance of conception. तो जिससे क्या हो रहा है कि women जो माँ नहीं बन सकती हैं वो कंसीव कर रही हैं बेबी को with the help of this technological advancement in fertility treatment. तो इससे क्या हो रहा है कि birth rate बढ़ रहा है. Moreover, due to modern technology, pregnancies today are far safer. और बहुत ज़्यादा modern technology से क्या हो गया कि आज की डेट में जो pregnancies हैं बहुत ज़्यादा safer हो गई, बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो गई. So these are the causes of overpopulation. कि मतलब किस तरह से किसी जगह की पॉपुलेशन, किसी देश की पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है. Decline in the death rate, better medical facilities and technological advancement in fertility treatment. Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I have discussed chapter first, a period of transition. In this chapter, we have discussed that a period of transitions, in medieval period, how many changes in that time in Europe, because the medieval period is called the period of a development and the period of a changement. After that, we have discussed chapter 2, the growth of nationalism. The growth of nationalism, the people were aware of to the feeling of nationalism. What were the meaning of nationalism? They understand in that time. In the age of revolution, the growth of nationalism, and this period is also called the age of revolution. मतलब इस पीरियड को एज ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कि हाउ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन दैट टाइम इन द पीपल. कि नेशनलिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड, मतलब नेशनलिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड, नेशनलिज्म को डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. मतलब इन दैट टाइम people have a strong feeling, love and loyalty. The people have in that time described have a strong feeling love. वाले लोगों के अंदर अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति a strong feeling थी, love and loyalty, प्रेम और निष्ठा की. Which people have to their own country, which people have, माने एक ऐसे यानी ऐसे people, ऐसे लोग who lived
to their own country, माने जो अपने देश में रहते हैं. Thus we say that nationalism is the feeling to love to their own country and loyalty. माने ऐसे लोग जिन्हें अपने देश से प्रेम और निष्ठा है, that feeling is called nationalism. Nationalism arises, माने nationalism जो था arises when people were share feeling and experience, माने in before time या thus we say कि in that time कि nationalism arises when the people were share feeling, माने before in that time कि people were not sharing their feeling and experience. Thus we say कि many educated person या when man educate with the Western education, they arises a feeling when they share and experience to this feeling of the nationalism. माने जब लोग अपने नेशनलिज्म की फीलिंग को शेयर करने लगे एंड एक्सपीरियंस और उसका उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, तो इन इट में इंक्लूड अ कॉमन लैंग्वेज, माने टू शेयर टू दैट फीलिंग included a common language because everybody could understand culture that which is related, your feeling with the nationalism is related with culture, religious and social order, historical traditions etc. Next, मैंने नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी इट में इंक्लूड्स, मैंने उसमें हम उस समय इंक्लूड कर सकते थे क्या, in that in proper language and in common language because everybody could understand language, culture, religious and social order, historical traditions etc. many others. पैट्रियोटिज्म माने देशवाद या राष्ट्रवाद की भावना, माने राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनलिज्म, माने इट रिलेटेड विथ नेशनलिज्म, माने देशभक्ति की जो फीलिंग थी वो क्या थी, पार्ट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का ही एक हिस्सा थी. माने सो दस वी से कि पैट्रियोटिज्म इज द रिलेटेड टू द नेशनलिज्म. समटाइम्स एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म, माने आफ्टर सम टाइम कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इन्वॉल्व बिटरनेस अगेंस्ट द पीपल, यानी बिफोर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म people were a form of nationalism involved in bitterness against, when people have no feeling to their nationalism, but people of the other nation, because people of the other nation have no feeling of nationalism in that time. The first clear expressions of the nationalism came up, and thus we say in first time the clear expressions of the nationalism came up with the American Revolution. माने thus we say कि American Revolution was the changement of in that time in Europe, या इसे महा चेंजमेंट माने ग्रेट चेंजमेंट कहते हैं कि that is the first clear expression of nationalism. माने नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से सबसे ज्यादा माने इंक्रीज हुई थी. कब, 1776 से जो 1783 तक थी. एंड देन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, माने आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, that is the both revolution have a great changement of the people of Europe. And we discuss in 19th century, and in 19th century nationalism roses like, and in nationalism जो थी roses like a टाइडल वेव्स, माने लोगों के अंदर एक टाइडल वेव्स की तरह नेशनलिज्म की फीलिंग फैल चुकी थी, बिकॉज विच प्लेड एन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूरोप, बिकॉज इन दैट टाइम यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन both were they played an important role या important factor in the development of Europe in that times. But hello class, I have discussed the feeling of nationalism. Now discuss about American Revolution. What was the meaning of American Revolution?
Yeah, what was the time of American Revolution? American Revolution in 1776 to 1783. अमेरिकन रेवोल्यूशन मतलब अमेरिकन क्रांति, माने अमेरिकन क्रांति क्या थी, इसका समय क्या था? तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द अमेरिकन रेवोल्यूशन, माने अमेरिकन इंडिपेंडेंस के वॉर को ही वी आल्सो कॉल्ड अमेरिकन रेवोल्यूशन, माने हम अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से चलते हैं. वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड फर्स्ट टाइम, माने जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड political struggle, but at first because people were exploited in that time in political system, so the first organized the political struggle and overthrew the foreign rules, but because the people of India wanted to the rules of foreign to overthrow, but they wanted to overthrow the foreign rules from their country and establish माने establish करना चाहते थे a sovereign democratic state, माने एक sovereign democratic state. माने उन्होंने क्या किया? After the American Revolution they established a democratic state that is called United States of America. So the time period of American Revolution in 1776 to 1783 कि American Revolution या American War of the Independence is also called the American Revolution, and they wanted to overthrow the foreign rules and establish a sovereign and democratic state, the United States of America. Causes माने कारण क्या थे? तो after the discovery of America, यानी after the discovery of America by Columbus, माने by Columbus यानी Columbus discovered America in CE 1492, माने 1492 common era, the Columbus discovered America. So many European countries began to establish their colonies. माने many European countries, माने कई European countries ने began to establish their colonies. माने अमेरिका में began माने start कर दिया था establish करना their colonies. colonies मतलब उपनिवेश, माने कई यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कॉलोनीज को वहां पर यानी स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था. इंग्लैंड हैड अ ग्रुप ऑफ 13 कॉलोनीज, माने 10 विषय कि इन इंग्लैंड माने इंग्लैंड हैड अ ग्रुप ऑफ 13 कॉलोनीज अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, माने 10 विषय इन दैट टाइम कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका माने अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में माने पूर्वी क्षेत्र में इंग्लैंड हैड ग्रुप ऑफ 13 कॉलोनीज, माने इंग्लैंड ने अकेले ही 13 कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली थी. माने इन दैट टाइम कि अमेरिका माने इन अमेरिका में यूरोप हैड माने इंग्लैंड ने उस समय 13 कॉलोनीज इस्टेब्लिश की. द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका माने उस समय ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका माने अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में क्या था? फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन also established their colonies in North America. माने 10 विषय in that time कि इंग्लैंड had established in eastern coast, माने ईस्टर्न कोस्ट में भी उसने 13 कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी. एंड आफ्टर दैट कि फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन also established their colonies in North America. माने उसने नॉर्थ अमेरिका में भी अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ली थी. Now students, I explain American Revolution and causes. Tomorrow I will teach you other many causes of the American Revolution. Thank you for attending this class. मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बच्चों, आज मैं आपको यानी क्लास 8 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किम पठितम यानी क्या पढ़ा आपने अभी तक. कोई ये चैप्टर नहीं है बच्चों, आपके ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 1 एंड 2. ठीक है, अब चैप्टर 1 और 2 से आपने क्या पढ़ा? किम पठितम यानी
क्या पढ़ा उसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। किम पठितम में चैप्टर 1 का जो टाइटल है तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। तो इस चैप्टर से बच्चों आपने श्लोक पढ़े जिसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया, ठीक है। तो जो आपने श्लोक पढ़े वो श्लोक आपने अपनी नोटबुक में लिखे भी हैं, यानी उनका अर्थ लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ आप सही उच्चारण से उन श्लोकों को याद करिए। याद करके अपनी पुस्तिका में या किसी रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास भी करिए। और जब भी श्लोक याद करें तो जिन शब्दों में संधि है उनमें संधि विच्छेद जरूर करें। मैं सिर्फ इसी लेसन के लिए नहीं कह रही हूं, इसके अलावा जब भी आप संस्कृत में पद्यांश पढ़ें या पंक्तियां पढ़ें या फिर गद्यांश पढ़ें या श्लोक पढ़ें, जब भी आप पढ़ते हैं तो जहां कहीं संधि है संधि विच्छेद जरूर करें, क्योंकि संधि विच्छेद करने से आपको ये पता चलता है कि इस शब्द में और कितने शब्द जुड़े हुए हैं, तब उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो पाता है, ठीक है। तो आप चैप्टर 1 के श्लोक को अच्छी तरह से याद करें और लिख करके अभ्यास जरूर करें। चैप्टर 2 जो शैक्षिक यात्रा था उसमें भी आप शब्दार्थ और अर्थ लिख चुके हैं। अनुशीलनम में जो मौखिक एक्सरसाइज थी उसमें कई पदों की संधियां दी हुई हैं। हालांकि मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो संधि विच्छेद जरूर कराती हूँ, फिर भी देखिए कुछ शब्द मैं अभी ले रही हूं, जैसे अत्रैव, ठीक है, हिमाचलः, कक्षाध्यापिका, प्रसन्नास्मि, प्रसन्ना असि है, ठीक है। नमोस्तु, तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मैंने पढ़ाते समय भी विच्छेद किया है। फिर एक बार देख लीजिए, अत्रैव का अत्र प्लस एव, ठीक है, ये है वृद्धि संधि, ठीक है। हिमाचला, हिम प्लस अचलाह, ये है दीर्घ संधि। जब दोनों पदों में समान स्वर होते हैं तो वहां दीर्घ संधि होती। इसी तरह कक्षाध्यापिका शब्द में भी दीर्घ संधि है। देखिए कक्षा में बड़ा आ निकला, अध्यापिका में भी आ है, तो ये कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। प्रसन्ना असि, ये भी पूर्व रूप संधि है। और नमोस्तु भी, नमो प्लस अस्ति, ठीक है। और तो ये संधि पद थे बच्चों। और कई जगह ऐसा होता है कि संयोग होता है, संधि नहीं होती है। जैसे किमिदम शब्द है, किमिदम शब्द को हम विच्छेद करेंगे तो किम प्लस इदम होगा, ठीक है। यानी इसमें स्वर नहीं निकल रहा, इसलिए स्वर संधि नहीं है, सिर्फ संयोग हो गया है, हमने मिला दिया है तो मां में ई की मात्रा लग गई, तो इसको हम बोलेंगे ये संयोग है। इसी तरह किमहम है, किमहम, तो यहां भी संधि ना होकर के संयोग हुआ है, किम प्लस अहम। तो आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी है बच्चों, उसे विशेष रूप से ध्यान से पढ़ें तो आपको बहुत सी जानकारियां मिलती रहेंगी। जो भी विषय पढ़ें उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। सिर्फ मार्क्स लाना ही काफी नहीं होता है, ज्ञानार्जन भी जरूरी है। इसलिए
की विशेष बातों पर ध्यान दें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Good morning students. This is class 8th E. Subject is computer. Chapter number 2, working in Excel. Today we will discuss what is the absolute cell references and mixed cell reference. In previous class we discussed absolute cell reference. Cell reference means the address of selected cell. Okay. And the cell reference contains row heading and the column heading. And what is the cell reference? Absolute cell reference. Absolute cell reference always refers to a particular cell and it does not change their value when the formula is copied. That means कि जब आप absolute cell को जब आप कहीं और कॉपी करते हो तो उसका एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होता है. That means that they does not there when the formula is copied. अपनी वैल्यू और अपना एड्रेस को ये कभी चेंज नहीं करता है. एब्सोल्यूट रेफरेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस इज द एब्सोल्यूट रेफरेंस. This A is the column heading and 2 is the row heading. Before column heading and before row heading we write the dollar sign. This dollar sign define this is the absolute reference. I think clear? That means suppose that we write $5. That means कि C5 is the reference, absolute reference. Okay, that means this is the absolute reference. And what is the mixed cell reference? As the name suggests, mixed cell means a cell reference which have both qualities. That means which have relative cell reference and absolute cell reference, both quality have present. It's called the mixed cell reference. In mixed cell reference is either an absolute column and the relative row. That means कि there have both property. Suppose that this is the cell address or cell reference. Okay, this is the column heading, and this is the row heading. This is the column heading and this is the row heading. Okay, this is the column heading and this is the row heading. When we write dollar symbol before column heading, okay, then this is called the mixed cell address. That means कि this is the absolute column, and relative row. Clear? When we use like this $5, when we write this $5, that means कि this is a reference column, and this is absolute row. I think this is clear the difference, absolute cell reference and the mixed cell reference. That means the dollar sign used before row in absolute cell reference, dollar sign used before row heading and column heading both. Okay, but in mixed cell address
in cell reference or cell address, dollar sign used, column heading or relative at once at a time. That means कि आपका जो डॉलर साइन है या तो मिक्स सेल रेफरेंस में या तो वो कॉलम हेडिंग के पहले यूज होगा या रो हेडिंग के पहले यूज होगा, दोनों में से किसी एक में ही एक बार में यूज होगा। डॉलर साइन रो और कॉलम हेडिंग दोनों में नहीं एक साथ यूज होगा। तो दिस इज द मिक्स सेल रेफरेंस। दैट मींस इफ when we use dollar sign before the column heading, it is called absolute column and relative row cell reference. When we use when we use dollar sign before row heading, we call reference column and absolute row cell address. Okay student, the next topic is now the next topic is fill handle. What is the fill handle? Student, this is a topic, fill handle. Suppose that this is the Excel cell. Okay. When the mouse pointer bring to the, जब आप माउस पॉइंटर को सेल जो आपने सेल सेलेक्ट किया है आप उस जगह पर लेकर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो माउस पॉइंटर जो होता है, दैट मीन्स ये एरो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका यहाँ पे एक प्लस साइन, ऐसे आपका डार्क कलर का इसी के बगल में ये प्लस साइन आ जाता है। तब आपका माउस पॉइंटर आप यहाँ पे ये इस तरह से सेल पे लेकर के आए, ठीक है, और आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही बहुत ध्यान से, तब इसको स्लाइड बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ पे आएगा, जैसे ही आप इसके बिल्कुल एज पे किनारे पर लेकर के गए तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है ये इस पर, ठीक, तो एक प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं फिल हैंडल। ओके, दिस इज कॉल्ड फिल हैंडल। और इसका यूज हम लोग कब करते हैं कि जब अगर हम लोगों को मान लीजिए कि सपोज हम लोग को कोई एड्रेस जो है वो कॉपी करना है लगातार नीचे तक सेल में, तो हम लोग फिर एड्रेस को कर लेते हैं और इसको ये ड्रैग करके, ड्रैग का मतलब क्या होता है कि जब आप माउस का आप लेफ्ट बटन को प्रेस करके माउस को खींचते हैं, तो ड्रैग करते हैं, तो उस तब आपका ये यूज होता है। आपने ड्रैग करके फिर इसको पूरा ऐसे खींचते हुए नीचे तक लेके गए, ड्रैग करके मतलब खिसकाते हुए लेके गए, तो आपका क्या होगा, अपने आप ही वो पूरा का पूरा जो है पोर्शन जो है, चाहे वो आपका वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल सेल्स हो, आपके ये पूरे सेलेक्ट हो जाते हैं। और उसके लिए आपको फिल हैंडल आना जरूरी है। दैट मीन्स कि व्हाट इज द फिल हैंडल? व्हेन द माउस पॉइंटर ब्रिंग टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, मैंने बोला था बॉटम एज, आपका जो कॉर्नर का एज है वो सेलेक्ट होना चाहिए। व्हेन द माउस पॉइंटर ब्रिंग बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, the pointer or the mouse pointer turn to a plus sign. This is called the fill handle. Student, I think this is clear and sufficient for today. And the next lecture we will discuss how to copy formula with the help of cut and paste and with the help of fill handle. Thank you. Have a nice day.